नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस का असर और लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 424 नए संक्रमित मिले हैं और 4 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई है। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 77,997 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 14,909 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव भी आई है और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,285 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 346 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 70,634 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,223 मरीजों का इलाज अभी भी लगातार किया जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 171 कोरोना के मरीज सामने आए। हरिद्वार जिले में 59, नैनीताल में 40, पौड़ी में 28, पिथौरागढ़ में 28, ऊधम सिंह नगर में 20, चमोली में 19, टिहरी में 16, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 9 मामले सामने आए। अगर चंपावत की बात की जाए तो 3 संक्रमित सामने आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश की रिकवरी दर 90.5% लगातार बनी हुई है और संक्रमण दर 5.48% है। ऊधम सिंह नगर में किसानों के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में कई दल और संगठनों ने आगे आने का ऐलान कर दिया है। रुद्रपुर के व्यापारियों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया। वहीं ट्रक यूनियन और पेट्रोल पंप के संचालकों ने भी बाजार बंद कर किसान आंदोलन को समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमे ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जिले भर में एएसपी, सीओ, थाना प्रभारी और पीएससी के साथ ही भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। डोईवाला में भी भारत बंद को लेकर जहां कांग्रेस और किसान संगठन आगे आकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसान बिल के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करें और भारत बंद को सफल बनाएं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसानों के समर्थन में कई संगठन सामने आ चुके हैं और लगातार सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। चाहे ट्रक संगठन की बात करें, चाहे परिवहन संघ की बात करें, सभी ने कहा कि हम किसानों के इस पूरे आंदोलन को समर्थन देंगे और साथ ही जो तमाम संगठन है उन्होंने किसानों को किसी भी तरह से अगर मदद की जरूरत होती है तो उसका समर्थन किया है और यह भी कहा है कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिगत हमने पूरी जनपद को 5 जोन में डिवाइड किया है, 17 सेक्टर में डिवाइड किया है और 57 सब सेक्टर में हमने डिवाइड किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में हमने 3 एडिशनल्स भी रहेंगे, हमारे साथ हमारे सीओ रहेंगे, एसएचओ हमारे एसएचओ प्लस एसओ 17 रहेंगे, 40 हमारे सब इंस्पेक्टर चौकीदार रहेंगे, 33 हेड कांस्टेबल रहेंगे, 715 हमारे कांस्टेबल रहेंगे, 161 लेडी कांस्टेबल रहेंगे, 3.5 कंपनी पीएससी रहेगी। सुरक्षा की 4 चाबन हमने व्यवस्था करी है। उसके साथ साथ हमने इनसे मीटिंग भी हो गई है। मीटिंग हमने उनको बता दिया है डूज और डोंट्स के बारे में, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधियाँ नहीं होंगी, कोई शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास नहीं होगा। ये लोग इस चीज़ को मान भी गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत ये चप्पे चप्पे पर हमारा जो है वीडियोग्राफी के साथ हम लोग सारी गतिविधियों को क्षण प्रतिक्षण के घटनाक्रम को हम वीडियोग्राफी कराएंगे। डोईवाला में भी भारत बंद को लेकर जहां कांग्रेस और किसान संगठन आगे आकर लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि किसान बिल के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करें और भारत बंद को सफल बनाएं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसान आंदोलन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के खिलाफ हैं। डोईवाला के बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान बिल किसानों के हित में है और जो आंदोलन किसानों द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है वो सरकार को अस्थिर करने के लिए है। ये जो बिल है किसान बिल है, किसानों विरोध में है और उनके जो अधिकारों का उसका हनन हो रहा है इस बिल से। तो कल जो भारत बंद है उसमें आप लोग भी हमारा पूरा समर्थन है। ये किसानों का जो ये आंदोलन है
उसमें हमारी पार्टी का हमारा पूरा समर्थन है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? किसान हम ये बिल चाह रहे हैं कि वापस? जो 3 जो कानून लाए हैं ये सरकार वापसी ले, वो वापसी ही ले। ये जो बिल है किसान बिल है, किसानों के विरोध में है और उनके जो अधिकारों का उसका कानून है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुक्ता सिंह ने किसान आंदोलन और स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने देश में पूंजीवादिता और साहूकारिता का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों के पक्ष में कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों ही कृषि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है और तीनों ही पूंजीवादिता को बढ़ावा देने वाले हैं। जब कॉर्पोरेट फार्मिंग आ जाएगी तो छोटे किसानों की खेती किसानी ले लेंगे और उस पर लोन लेकर उसे अपने नाम करा लेंगे। यह दो ही मुद्दे मैंने कहे, एक तो विकास, काशीपुर का विकास का मुद्दा। जब काशीपुर में ना सड़क है, ना नालियां हैं, ना बिजली के खंभे हैं, गंदगी इतनी बढ़ी पड़ी है, जो वादे लेकर और जीत कर हमारी मेयर साहिबा गद्दी पर बैठी, उनको उन्होंने पूर्णता नहीं दी। तो उसी बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। सब तरफ गंदगी फैली हुई है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सर्विस रोड्स हैं नहीं। अंदर गली मोहल्लों में आप जाएंगे तो कहीं कीचड़ है, कहीं पानी है। जो नए इलाके जोड़े गए थे महानगर के, काशीपुर के, वो आज भी उन्हीं गड्ढों में पड़े हुए हैं। उनमें कहीं इससे कि मिट्टी का भरान खोकर उन सड़कों को भी एक लेवल लेकर नहीं बनाया गया। वहीं लाल कुआं में कांग्रेस के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हामी भर दी है। गोपाल रावत ने कहा है कि आने वाले 2022 विधानसभा का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सत्ता पर फिर से काबिज होंगे। हम उत्तराखंड पूरा भ्रमण करके आए हुए, सब जगह हरीश रावत जी, हरीश रावत जी, हरीश रावत जी हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी चेहरा नहीं होना चाहिए? हरीश रावत जी ही 2022 का मुख्य चेहरा हरीश रावत जी होंगे और जनता स्वीकार कर रही है। और लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं, क्या इनसे ये पूछा जाए कांग्रेस के इतिहास के बारे में आप लोग जानते हैं? हरीश रावत एक राष्ट्र के महासचिव और आसाम के आपके प्रभारी है, पंजाब के प्रभारी है। तो इतना बड़ा कद, ये तो उत्तराखंड का भाग्य है कि जो हरीश रावत जी यहाँ पे कांग्रेस का 2022 में चेहरा बना रही है। काशीपुर में दहेज उत्पीड़न से परेशान विवाहिता ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं विवाहिता का यह कहना है कि पिछले कुछ समय से ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा को लेकर महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग लगातार चल रही थी। 3 काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद भी जब बातचीत सफल नहीं हुई तो पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की है। वहीं पीड़िता का कहना है कि शादी के समय मेरे परिवार वालों ने दान दहेज दिया था, लेकिन इन लोभी ससुरालियों ने दहेज की मांग फिर से शुरू कर दी थी। आरोप इसमें यह है कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक सास है पार्वती देवी, ससुर है भूप सिंह और 2 नंदेंगी कविता कौशल्या, और एक वहाँ मुरादाबाद का बहुत बड़ा नेता है बीजेपी नगर का, बीजेपी का महानगर अध्यक्ष चंद्र प्रजापति के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या आरोप लगे हैं? आरोप यह है कि वो लोग घर पे क्योंकि इसके फादर जो है सरकारी नौकरी में 4th क्लास की नौकरी करते हैं, तो कहीं इनका बार बार ये दहेज के लिए डिमांड करना कि हमें एक कार ला के दो, 5 लाख रुपये हमें कैश दो, नहीं लाओगे तो घर में नहीं रखने कुछ नहीं देंगे, घर से भगा देंगे, अगर यहाँ पर आएगा तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें जान से मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी का भी यह है कि अब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको बुलाया जाएगा, उसको उनकी गिरफ्तारी के लिए यही पुलिस के माध्यम से जो भी उनको सूचना दी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महोदय से क्या कहा जाएगा कि गिरफ्तारी जल्दी की जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल औली द्वारा गृह मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में फिट इंडिया कैंपेनिंग फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के तहत साइक्लोथन अभियान का शुभारंभ किया गया।
इस अभियान दल को जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 15 हिमवीर सदस्यीय इस अभियान दल को लीड ओलंपियन उप सेनानी नानक चंद ठाकुर कर रहे हैं। तो वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में बनाया गया रैन बसेरा अब कोरोना की जांच करवाने के फॉर्म देने के काम आ रहा है। ये रैन बसेरा अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की तीमारदारों के रुकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें आज तक कोई नहीं रुका है। संस्था ने भी अब इस रैन बसेरे से हाथ खड़े कर दिए हैं और देखरेख के लिए रखे गए कर्मचारियों को हटा दिया गया है। बता दें कि कुछ साल पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में एक सामाजिक संस्था के जरिए रैन बसेरे का निर्माण कराया गया था। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अस्पताल में सोने और रुकने में कोई दिक्कत नहीं हो, इस उम्मीद के साथ रैन बसेरे का निर्माण हुआ था, लेकिन रैन बसेरा अब ऑफिस के रूम में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इस रैन बसेरे में कोई नहीं रुकता है, क्योंकि जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं वो आसपास के ही रहने वाले होते हैं या तो अपने घर चले जाते हैं। ये रैन बसेरा रोटरी क्लब के द्वारा बनाया गया था और पिछले अभी 2 महीने पूर्व उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने उनका जो एक एम्प्लॉय जिनको उन्होंने केयर टेकर की तरह रख रखा था उसको भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से सबसे बना है। कोई भी मरीज का तीमारदार यहाँ रहने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम होते हैं कि जो आते हैं 1-2 लेने। और जो हमारी ये आइसोलेशन क्लिनिक चल रही है, फ्लू क्लिनिक हमारी, वो सुबह 9 से लेकर 2-3 बजे तक है। इसके बाद अगर किसी को रुकना है तो वो आराम से रुक सकता है, उसमें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। रैन बसेरे में किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही किसी को, कोई रहना चाहता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सब यूजली रुड़की और रुड़की के आसपास के लोग हैं, तो सब अपने घर चले जाते हैं तीमारदार, या एक आध जो होता है वो वार्ड में रुकना पसंद करता है मरीज के पास ही। एक से अधिक कोई होता है तो फिर वो कोई रुकना चाहता है तो रुकवा देते हैं, उसमें हमें कोई कष्ट नहीं है वहाँ पर। डोईवाला की विधानसभा के शीला चौकी में बनी झील को लेकर सोशल मीडिया में चल रही लीकेज की खबरों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खंडन कर दिया है और अधिकारियों ने यह कहा है कि झील के निर्माण में सभी मानकों का ख्याल रखकर इस झील का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के लिए पानी को रोका गया था, वो पानी भी मात्र 2 दिन में ही झील में भर गया। टेस्टिंग के बाद ही झील का उद्घाटन सीएम से कराया गया है, इसलिए झील को लेकर भी बातें या वीडियो सोशल मीडिया में लगातार डाले गए हैं, वो दुर्भावना के कारण लगातार डाले जा रहे हैं। बैराज का निर्माण करते समय हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा हमारे जलाशय में स्टोर हो, और उसके लिए हम लोगों ने जो नदी का जो तल है उससे लगभग 7 मीटर नीचे तक उसमें कट ऑफ वॉल डाली है। और आप देख रहे होंगे हमारे झील में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है और पूरी झील हमारी एक दिन में भर गई थी। तो उसी का परिणाम है कि हमारा जो पीछे से जो नदी का पानी वो सारा ऊपर आ रहा है। इसमें आप को ध्यान अगर हो, आपने देखा हो कि दाहिने साइड में भी और बाएं साइड से, क्योंकि पूरा पहाड़ है ये, तो उस कट ऑफ के जो डाउन स्ट्रीम में दाएं और बाएं पहाड़ियों से जो पानी रिस करके आता है वो हमारे पीछे से उसको निकलने की जगह हम लोगों ने दी है, वहाँ से पानी निकलता है। हाँ, ये एक बात और भी रही है, इसमें हमारा जो फुल रिजर्वायर लेवल है, क्योंकि पीछे पानी ज़्यादा था और इन्होंने थोड़ा सा ध्यान उस समय नहीं दिया तो हमारा उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया नदी में। जोशीमठ के मेन मार्केट में मौजूद मारवाड़ी चौक से अपर बाजार तक पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते हर रोज दूर दराज से जोशीमठ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जोशीमठ 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव सहित विंटर डेस्टिनेशन का बेस कैंप भी है, लेकिन जोशीमठ मुख्य बाजार में पीने के साफ पानी के लिए एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं बनाया गया। हालांकि 4 धाम यात्रा को देखते हुए जल संस्थान के 4 स्टैंड पोस्ट लगाए गए, लेकिन वो भी बद्रीनाथ बाईपास के पास हैं। वहीं पूरे जोशीमठ की बात करें तो इलाके में जल संस्थान के 5 स्टैंड पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 2 स्टैंड पोस्ट में ही पानी आता है, जबकि 3 स्टैंड पोस्ट कई सालों से लगातार बंद पड़े हुए हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके के एसडीएम ने बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात करके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। देखिए, अगर मार्केट में हमारे पास पेयजल व्यवस्था नहीं है तो इसमें अनुरोध किया जाएगा उच्च स्तर पे कि वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए, और जल संस्थान को भी मैं ये निर्देश दे दूंगी कि जो स्टैंड पोस्ट अभी नहीं चल रहे हैं उन पे पानी जो है सुचारू रूप से आ जाए।
वहीं काशीपुर के कुन्ना थाना क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर नवनिहालों और गर्भवती महिलाओं को कीड़ा लगा पुष्टाहार यानी टेक होम राशन बांटने का मामला प्रकाश में आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा दिया गया पोषाहार जब नवनिहालों की माताओं और गर्भवती महिलाओं ने राशन घर ले जाकर खोला तो चने और सोयाबीन की बरी और सूजी के पैकेट में कीड़े थे और गुड़ भी बेहद खराब देखकर महिलाएं भड़क गईं। जैसे मामले की जानकारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को मिली तो मिलते ही मौके पर वो पहुंच गईं। सीडीपीओ ने मामले की जानकारी होने पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं तो आज अभी आके देख रही हूँ, लेकिन कल नहीं पहुँच पाई। आज ही देख रही हूँ ये अभी। क्या क्या पाया गया आपके द्वारा यहाँ मौके पर? वैसे और सामान तो ठीक ही लग रहा है। ये जो शिकायत ये महिलाओं की है कि इसमें सड़ा हुआ है, गुना हुआ है, ये आप क्या देख रहे हो? सड़ा हुआ देख रहे हो या कैसे देख रहे हो? आप क्या देख रहे हैं? मैंने तो ये सामान और सामान तो ठीक ही दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पर महिलाओं की शिकायत है कि कार्ड लेकर वो घूम रहे हैं, उनको पूरा सामान ही नहीं दिया जा रहा है रोजगार का। ये तो सारा सामान इसके अंदर रख जाते हैं, लेकिन ये ताला पड़ा है। ये वैसे तो जसपुर है, लेकिन लालपुर कॉलोनी है, सुल्तानगढ़ फार्म। क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये सामान हर बार जब भी देती, जब सड़ा हुआ सामान देती है। क्या सामान देती है? ये महिला जो प्रेग्नेंट है, लेडीज, 2 बहुएं प्रेग्नेंट है मेरी, दोनों का सामान ले। पिछली बार भी ऐसा ही था। ये आंगनबाड़ी है, बिमला नाम है इनका। बिमला नहीं, पूनम। पूनम नाम है इनका। और इनसे कही आकर मैं नंबर दो, जो वापिस दिखाया है तो उल्टी हमसे लड़नी है। ये आप देख लीजिए, सड़ा पड़ा सारा सामान, सारी में बिल्कुल। गुड़ में भी उसमें बेकार है, और जो बड़ी नहीं है बढ़िया, उसमें भी फुई लगी पड़ी है, काली बिल्कुल। ये बढ़िया ऐसी होती है क्या? चने बिल्कुल आटा हो रखा, घुने हुए, सारे में छेद हो रखे हैं। हरिद्वार के एसएसपी के आदेश के बाद नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रशासन के अभियान का असर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़ शुरू की है। इस बीच भगवानपुर थाना इलाके की पुलिस को कामयाबी भी हाथ लग गई है। भगवानपुर इलाके में पुलिस ने 2 नशा तस्करों के साथ एक फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में तैनात एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने दी है। आरोपियों को पुलिस ने ईदगाह कॉलोनी के थाना भगवानपुर से नशीले सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाहर के इलाकों से नशीली चीजें लाकर तस्करी किया करते थे। इसके साथ ही गौकशी में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को भी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी काफी वक्त से लगातार फरार था और आरोपी पर पुलिस ने 1500 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस को आरोपियों के पास से तकरीबन 2 लाख की कीमत के नशे का सामान बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त तौफीक पुत्र मेहरबान निवासी छापुर भगवानपुर के कब्जे से 6 ग्राम स्मैक और दूसरे अभियुक्त शहजाद पुत्र सरवर निवासी ईदगाह कॉलोनी के कब्जे से 21.25 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिनका चालान 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय किया जा रहा है। ये नशे के विरुद्ध एक उल्लेखनीय सफलता है और इसके लिए भगवानपुर पुलिस बधाई की पात्र है। देश विदेश लगातार तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहा है। दुनिया बैलगाड़ी से रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर करने लगा है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी सड़कों की, जहां 9 किलोमीटर लंबी सड़क का डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है। क्षेत्रवासी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी अमला सड़क को जल्द सही कराएगा या किसी हादसे का इंतजार करेगा। ये 3 मीटर रोड था, इसमें पीसी काम हुआ था अभी पीछे, और वर्तमान में जो ये अपना नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा सा तो आगे जाओगे आप तो बहुत बड़ा पहाड़ काट कर वहाँ बजरी गई है। उन ट्रकों ने जब यहाँ से करा तो आधा तो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात हुई थी कि ये लोग यहाँ पैसा देंगे पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि इसको हम दुरुस्त करा देंगे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। मेरे सामने 6 महीने हो गए, अभी तक इसका वही हाल है जो पहले था। खस्ता हाल है, बेहद खराब है, बहुत बुरा हाल है। आप पत्थर देख रहे होंगे, इसमें बाइक वाले अगर फिसल कर गिर गए तो कितनी बड़ी चोटें लगेंगी उनको। हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं और लोगों ने यहाँ पर इस क्षेत्र की समस्या उनके सामने रखी है। हालांकि ये क्षेत्र हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है, उनको इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। और जो इस क्षेत्र की स्थिति है, मतलब आए दिन, एक दिन नहीं, रोज़ के रोज़ यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं
और हम कब से यहाँ पर कई धरना प्रदर्शन भी हो गए हैं। कई बार हमने डीएम को, एसडीएम को, माननीय सीएम साहब को भी बता चुके हैं कि भाई इस रोड के बारे में कुछ सोचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो थाना धारकोट सड़क है, मैं इस सड़क की हालत देख करके बहुत चिंतित हूँ। और यदि अच्छा हो, त्रिवेंद्र सिंह जी खुद ही अधिकारियों को डांट करके इसका डामरीकरण करते हैं, नहीं तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री जी के कुछ याद दिलाने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री उपवास करें कि अपने क्षेत्र में काम करो। रुड़की में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नगर पदाधिकारियों के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के जरिए अपने चिकित्सकों को अनैतिक अनुमति दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे आम जन से खिलवाड़ किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास सर्जन की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और आपको बता दें कि आईएमए के रुड़की नगर अध्यक्ष डॉक्टर विकास त्यागी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि सीसीआईएम ने एक राज्य पत्रिका अधिसूचना भी जारी की है, जिन्हें सीसीआईएम के चिकित्सक भी कर सकते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया, लंबी प्रैक्टिस के बाद एलोपैथिक चिकित्सक अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक सर्जरी करते हैं, लेकिन अब आयुर्वेदिक चिकित्सकों के तमाम सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, जिससे परेशानियां बढ़ने की पूरी आशंका है। अभी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक गजेट नोटिफिकेशन निकाला है। उसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदिक विधि के डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर करने की इजाज़त दी जा रही है। जो सर्जिकल प्रोसीजर एक क्वालिफाइड एमएस को करने चाहिए, एमएस ऑर्थोपेडिक्स को, एमएसआई को, एमएस सीएनटी को, एमएस जनरल सर्जन को करने चाहिए, वो सारे प्रोसीजर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने को करने की इजाज़त दी जा रही है। हमारा कहना ये है कि एक रिग्रेसिव स्टेप है। इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा, क्वैकरी को बढ़ावा मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जो विद्या है, जिसकी जो पैथी है, उसको उसी में काम करने की इजाज़त दी जाए। आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद की इजाज़त दी जाए, जिससे कि उनका बढ़ावा हो, आयुर्वेद का बढ़ावा हो। आईएमए आयुर्वेद के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आईएमए चाहती है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप और भी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।